हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो बिहार फायरमैन हो या ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस हो। सारे के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से प्रत्येक दिन वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको ये बताना है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो बताइए कि इनमें से किसका अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होगा। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना है और आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से जो किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे अधिक अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बैगनी किरणें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 पास के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो वहाँ पर रेड कलर का होता है, लाल का होता है। और वही बैगनी की अगर हम बात करें तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 पास के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो बताइए कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये एक्स किरण का जो होता है तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 30 पास के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। तो बताइए कि प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले किसके द्वारा ज्ञात किया गया था। तो अगर हम प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो किसके द्वारा ये ज्ञात किया गया था, तो ये किया गया था रोमर के द्वारा। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था। और प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपको याद रखना है कि प्रकाश जो ये निर्वात में गमन कर सकती है लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर चूंकि इसलिए इसी कारण से क्या पड़ता है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पर निर्वात की स्थिति बना रहता है। जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि चूंकि ध्वनि को गमन करने के लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए कि प्रकाश की ध्वनि को गमन करने के लिए क्या होना चाहिए कि वहाँ पर जो है निर्वात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल होना चाहिए, तभी वहाँ पर ध्वनि क्या होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होती है। और प्रकाश क्या है कि प्रकाश जो निर्वात में गमन कर सकती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 मार्क्स के लिए सही हो जाएगा कि प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो रोमर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 मार्क्स के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास ये आप सभी के सामने सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की अगर हम बात करें तो लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए यहाँ पर से हो जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु होता है उसको कहाँ पर रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना कि जब प्रकाश वायु से कहाँ पर प्रकाश अगर वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है, तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है। और एकांक समय में जो दोलन होता है प्रकाश के एकांक समय में उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो जब प्रकाश क्या होगा कि जब कांच में प्रवेश करेगा तो कांच में प्रवेश किया, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ग्लास है, यहाँ पर अगर वो प्रवेश करता है, अगर प्रकाश यहाँ पर अगर प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जैसे आएगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे जगह पड़ेगा, जिसको हम दोलन का। तो एकांक समय में दोनों की संख्या क्या करते हैं, आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो वही यहाँ पर क्या होगा, आवृत्ति उसका क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो बताइए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है। यानी हीरे से कांच में जाएगा तब हो सकता है, या जल से कांच में जाएगा तब हो सकता है, या फिर वायु से जल में जाएगा तब हो सकता है, या वायु से कांच में जाएगा तब हो सकता है। तो बताइए कि यहाँ पर किस कंडीशन को यहाँ पर फॉलो होगा अगर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हीरे से जब कांच में प्रकाश जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरा जो चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। तो ऑप्शन नंबर इस के लिए हीरा की अगर अपवर्तनांक की बात करें तो 4.2 होता है। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन नंबर एस के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए कि प्रकाश तंतु जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु कहने का मतलब ऑप्टिकल फाइबर, आप समझ रहे होंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और वहाँ पर जो भेजा जाता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वो कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एस के लिए पास हो जाएगा कि प्रकाश तंतु जो होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सारे प्रश्न जो आपके VVI हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर एस के लिए पास हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बताइए कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है ये किसके द्वारा बदला जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मात्र एक है जो कि सौर सेल के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए पास हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये डेनवो के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा, डेनवो के द्वारा। चूंकि डेनवो क्या होते हैं कि जब इसको जनरेटर में लगाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो किल्ली लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, मूव करता है, और जो घूरता है यानी घूर्णन जो करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा फिर क्या होता है कि डेनवो के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 10 नंबर में, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो बताइए कि सूर्य का केंद्र का जो तापमान होता है ये कितना होता है। सूर्य की केंद्र की अगर हम तापमान की बात करें तो 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन होता है। कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर आधारित है, तो बताइए कि परमाणु रिएक्टर जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये इनमें से सभी पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आई होप कि आप इसका जो आंसर दे दिए होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा। और परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम आधारित है, तो बताइए कि परमाणु बम जो है किस पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है ये आपके अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। वही अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। लेकिन वही परमाणु बम की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो बताइए हाइड्रोजन के बारे में अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित। ऑप्शन नंबर 20 स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक है, तो बताइए सिलिकॉन और जो जर्मेनियम जो है ये किस प्रकार के अर्धचालक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो चतुर्थ संयोजी होते हैं, क्या होते हैं, चतुर्थ संयोजी होते हैं सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट पर 15 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो बताइए कि पॉजिट्रॉन का जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें कि इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका एंडरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एंडरसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो बताइए कि एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो एक कूलम आवेश बराबर 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो तार की प्रतिरोधकता जो होती है ये लंबाई पर और पदार्थ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देना चाहिए कि इनमें से सभी, चूंकि प्रतिरोधकता सभी पर, तार की अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो वहाँ पर प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। सॉरी, यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा जाएगा, प्रतिरोध नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध पूछा जाता है तो इनमें से सभी ऑप्शन में रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो बताइए 1 वाट घंटा बराबर कितना कैलोरी या जूल या एचपी होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि यहाँ पर कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो मैक संख्या की अगर हम बात करें तो ये विमान का ऊंचाई जो है यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसकी संख्या का, तो चाल का निर्धारण, तो यहाँ पर जो है ये विमान की चाल निर्धारण करने के लिए जो मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर हो जाएगा। किसके, तो विमान का मैक संख्या का उपयोग किया जाता है विमान का चाल नापने के लिए। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो बताइए कि एक कार के जो बैटरी में विद्युत अपघटन होता है, यानी बैटरी में जो विद्युत अपघटन होता है किसके कारण, तो इसमें H2SO4 पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है बैटरिक अम्ल क्या है, तो H2SO4 होता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो बताइए कि अस्पष्ट जो दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो ये 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर हो जाएगा। जो अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है वो है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत है ये जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये हाइगेंस के द्वारा सर्वप्रथम प्रयागित किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बताइए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अगर हम विक्षेपण की बात करें तो ये लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। वही अगर हम कम की बात करें कि सबसे कम जो है किसका होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका बैगनी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल का विक्षेपण सबसे अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो बताइए कि पानी के ऊपर जो तेल परत का चमकता है वो किसके कारण से चमकता है, तो ये व्यतिकरण के कारण से चमकता है। तो क्या होता है, व्यतिकरण के कारण से क्या होता है कि पानी के ऊपर जो तेल की जो परत जम जाती है, यानी उसमें अगर तेल गिर जाता है तो वो चमकता जो है किसके कारण से, व्यतिकरण के कारण से। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस पर आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे जो होती है उसमें किसी भी पावर नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार की पावर नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर एस पर क्लियर पर सही हो जाएगा। उसमें जीरो डायोप्टर पाए जाते, क्या होते हैं, जीरो। और लेंस की क्षमता को जो एसआई यूनिट होती है, यानी एसआई होती है, एसआई इकाई होती है, वो डायोप्टर में मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर एस पर क्लियर पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण है वो उसका कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि किस कारण से वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है, तो ये धूल कण के कारण होता है। छोटे छोटे धूल कण के कारण क्या होते हैं कि जब प्रकाश की किरणें जब आती है, तो प्रकाश की किरण जो आती है वो किसके द्वारा आती है, तो विकिरण के द्वारा धूल कण पर जब पड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश का परिकिरण भी होता है। तो यहाँ पर धूल के कण के कारण क्या होता है कि प्रकाश का विसरण होता है, जब इस पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर धूल कण के कारण क्या होता है कि प्रकाश का वायुमंडल में विसरण होता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पास्कल किसका इकाई है? बताइए कि पास्कल जो है किसका इकाई है? तो पास्कल की अगर हम बात करें तो पास्कल का नियम क्या है, तो बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब जो होता है वो समान रूप से संचरित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बंद द्रव पर किसी भी अगर भाग पर अगर डालते हैं दाब, मान लेते हैं कि कोई भी बर्तन या मान लेते हैं कि कोई प्लास्टिक है, इसके अंदर अगर पानी है, तो यहाँ पर अगर हम दाब यहाँ पर लगा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बंद द्रव पर किसी भी भाग पर अगर डाला गया दाब जो होते हैं वो समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 ए स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या होते हैं कि दाब, इसका जो इकाई होती है वो क्या होते हैं, दाब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लियर पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो बताइए कि प्रकाश की गति जो होती है ये किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, कांच से या निर्वात से या जल से या वायु से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कांच से, क्योंकि कांच में क्या होते हैं कि न्यूनतम होते हैं, उसमें चूंकि जो है बहुत सारे सतह से यानी कि रिफ्लेक्ट होता है, उसका आवृत्ति भी बढ़ जाती है, और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रकाश की जो चाल होती है वहाँ पर स्लो हो जाती है। और निर्वात की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर जो है सेकंड होती है। उसके बाद जल में भी अधिक होता है और वायु में भी क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन कांच में जो प्रकाश की चाल होती है ये न्यूनतम होती है सभी के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन नंबर एस पास के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में यहाँ पर आपको बताना, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुँचती है? तो अभी मैंने जस्ट इसके बारे में चर्चा की, ये विकिरण के द्वारा पहुँचती है। किसके द्वारा? ये विकिरण के द्वारा जो है सूर्य की किरण जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर 20 पास के लिए यहाँ पर सही हो जाए। वही अगर हम बात करें कि पृथ्वी के सतह पर जो यहाँ पर वायुमंडलीय जो गर्म होती है वो किस कारण से होती है, तो वहाँ पर संवहन क्रिया के कारण से गर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 पास के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का मतलब होता है किसी भी टेम्परेचर को नियत बनाए रखना। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है। तो ये इसका प्रयोजन है कि किसी भी टेम्परेचर को क्या करता है कि नियत बनाए रखता है, तापमान को स्थिर रखता है। तो यहाँ पर जो इसका रेफ्रिजरेटर में प्रयोग जो होता है ये किस कार्य के लिए होता है? तो यहाँ पर एक समान ताप को बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि एक समान ताप को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे पास आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो बताइए कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है ये फ़ारेनहाइट पर कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 212 होगा। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा? तो 212 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए पर सी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पर इतना फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो केल्विन तापमापी में अगर हम बर्फ का गलना की बात करें तो सबसे पहली बात कि बर्फ जो गलता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना क्या करता है, ये शुरू कर देता है, और यहाँ से ये जमना क्या करता है कि शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर चूंकि आपसे क्या पूछा रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो केल्विन में आपसे पूछा रहा है। तो केल्विन में क्या हो जाएगा, इसमें हम 273 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 273 को अगर हम इसमें ऐड कर दें, चूंकि ये 0 डिग्री में अगर 273 को ऐड करेंगे तो वहाँ पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, केल्विन पर पहुँच जाएंगे। चूँकि अगर हमको जाना है केल्विन पर जाना है, चूँकि सेल्सियस से
अगर हम केल्विन पर जाते हैं तो 273 को ऐड करते हैं। वही अगर हम रिटर्न आते हैं, अगर केल्विन से अगर हम आते हैं कहाँ पर, सेल्सियस पर आते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, तो वहाँ पर माइनस करके आते हैं। तो इसमें हम 273 को अगर ऐड करेंगे जीरो में तो 273 केल्विन ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो बताइए कि ध्वनि का वेग जो होता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो 5131 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 5131 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो कहाँ पर, तो ये इसका भी हो जाएगा, ठोस में होता है, सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक बना रहता है, तो बताइए कि ध्वनि का जो वेग होता है ये कान में कितने समय तक इसका प्रभाव रहता है, तो इसका जो प्रभाव रहता है 1 सेकेंड का जो है 10वां हिस्सा तक बना रहता है। तभी कोई दूसरा अगर ध्वनि वहाँ पर पुनः आता है तो उसको सुना जा सकता है। तो कितने समय तक ये बना रहता है, तो 1 सेकेंड का ये 10वां हिस्सा तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए 20 स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने समय तक, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक बना रहता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो बताइए कि प्रतिध्वनि का जो कारण होता है ये क्या कारण है। तो ध्वनि का अगर हम बात करें प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो यहाँ पर ध्वनि का परावर्तन होता है। क्या होता है, यहाँ पर ध्वनि का परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो बताइए कि आवर्तकाल उसका क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और वही अगर झूला पर वही व्यक्ति क्या होता है कि खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो सकता है, तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो अपरिवर्तित होगा। अगर कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगर वही अगर बात करें कि झूले पर अगर कोई व्यक्ति बैठा, अगर एक व्यक्ति और वहाँ पर बैठा देते हैं तो वहाँ पर उसका आवर्तकाल जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो द्रव का अगर घनत्व अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए स्पंज के लिए यहाँ पर हो जाएगा। जब भी कहीं पर क्या होता है, किसी भी द्रव का अगर वहाँ पर पृष्ठ तनाव, और द्रव का जब गाढ़ा हो जाता है कोई भी द्रव, तो भी वहाँ पर क्या होता है कि पृष्ठ तनाव जो होते हैं वहाँ पर बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद पूछा जाता है कि गोलाकार क्यों होती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर द्रव का घनत्व अगर बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होगा कि घनत्व बढ़ने से क्या होगा कि द्रव का जो पृष्ठ तनाव होते हैं वो क्या होता है कि बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो पारे को अगर किसी भी बर्तन में रखा जाता है तो वहाँ पर निष्कर्ष क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के यहाँ पर उत्तल दर्पण की वहाँ पर क्या, उत्तल लेंस की वहाँ पर भांति व्यवहार करेगा पारा, अगर उसको किसी भी बर्तन में रखा जाता है तो ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो ऊंचाई को जैसे हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो वहाँ पर क्या होता है कि घटता है, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता है कि घटते चला जाता है। चूँकि ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है वायुमंडल स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए यहाँ पर से हो जाए। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 42 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है। 42 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक बार बराबर कितने होते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव का जो मेजर किया जाता है उसको बार में मेजर किया जाता है। तो यही यहाँ पर बताना है कि एक बार बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एक बराबर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 10⁵ पास्कल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁵ पास्कल हो जाएगा। क्योंकि वायुमंडलीय का जो दबाव होता है, दाब होता है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, बार में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 स्पंज के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो बताइए कि किसी वस्तु का जो भार होता है ये कहाँ पर अधिकतम हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कहाँ पर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वात में क्या होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार के जो है वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण निर्वात में क्या होते हैं कि वहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है हाथ पर वजन पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जब आप किसी भी वस्तु को लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार की वहाँ पर दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर अगर भार पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, निर्वात में किसी वस्तु का भार क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए पर आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो बताइए कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है ये लगभग कितना होता है। तो ये कितना होता है ये आपको ये कमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 1/81 होता है। कितना होता है कि 1/81 होता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 1/4 होता है। कितना होता है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है ये लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है 1/81, सॉरी 1/81 होगा। ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए यहाँ पर से हो जाए। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
45 नंबर में पूछा जा रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो बताइए कितने घंटों में लगाता है। 12 घंटों में, 24 घंटों में, 36 घंटों में, 48 घंटों में लगाता है। ये कितने समय में यहाँ पर लगाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कितने समय में लगाया जाता है, कि 24 घंटों में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा कि भू अस्थायी उपग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगता है ये 24 घंटों में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, आपको यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब का कारण है ये किस कारण से यहाँ पर पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब का कारण है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो बताइए कि पृथ्वी का, अगर हम पृथ्वी की अगर धारिता की बात करें कि पृथ्वी की जो धारिता होती है ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 111 माइक्रोफैराड होता है। वही अगर हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी का जो गणना करने के बाद कितना उसका वोल्ट होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा शून्य, सॉरी अनंत हो जाएगा। कि पृथ्वी की जो धारिता होती है गणना करने के बाद कितना होता है, तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। आपको जो गणना सॉरी यहाँ पर देखिए पृथ्वी की जो धारिता होता है ये अनंत होती है, चूंकि आप इसमें कितना भी वोल्टेज दे दो ये क्या करता है कि सभी को अफसोस, चूंकि पृथ्वी क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी आप वोल्ट को या करंट को कुछ भी दे दो पृथ्वी सारा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन वही अगर हम बात करें गणना करने के बाद जो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो ये 111 माइक्रोफैराड होता है। तो इसको भी याद रखना कि पृथ्वी से रिलेटेड ये पूछा जाता है। और पृथ्वी की प्लायन वेग की अगर हम बात करें कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। इस पर आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा बताइए। तो जब कोई वस्तु ऊपर से, अगर हम नीचे की बात करें कि नीचे की ओर गिराई जाती है तो परिवर्तनशील होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो जो वो नीचे आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पीड उसका बढ़ते जाता है, और स्पीड बढ़ने के कारण से उसका क्या होगा कि भार भी बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस पर यहाँ से हो जाएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वो जो है क्या होता है, उसका भार जो होता है वो परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नंबर इस पर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस पर आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो बताइए कि ग्रहों की गति का नियम जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर किसके द्वारा, सॉरी यहाँ पर देखिए केपलर के द्वारा। ग्रहों की गति के अगर नियम की बात करें तो ये केपलर, पृथ्वी जो अपने धुरी पर घूरती है ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। और अगर हम बात करें कि ग्रहों के जो घूरने की प्रक्रिया है, यानी ग्रहों की गति का जो नियम दिया था ये केपलर के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ग्रहों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो केपलर, और पृथ्वी के बारे में पूछा जाए तो कोपरनिकस। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में आपको यहाँ पर पूछा एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बताइए कि एक जेट इंजन जो होते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो वो भी क्या होता है कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक जेट इंजन जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट पर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको ये कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि बादलों के वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। यानी कि वायुमंडल में क्या होता है कि बादल एक जगह से दूसरी जगह जो चलते हैं आसमान में, आप देखे होंगे कि वहाँ पर क्या होता है सर्दी के दिनों में कि वायुमंडल एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है स्थानांतरित होते हैं। तो वो जो स्थानांतरित होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ताप के कारण या वेग के कारण या दाब के कारण या घनत्व के कारण से होते हैं। ये आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।